हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। हमने शुरू कर रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक चल रहा था। हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल मेटल क्या होती है, केंद्रीय धातु क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं कि एंटी आयन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि आयोनोस्फीयर क्या होता है। हम इसके अलावा इसके अंदर लिगेंड के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड यानी जो एम्बिडेंट लिगेंड है, फ्लेक्सीडेंट लिगेंड है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है जो आज का टॉपिक लेंगे वो है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और तीसरा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स से। देखते हैं क्या होता है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर बात करें होमोलैप्टिक, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही नाम होगा इसका, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। क्या होता है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपके मोटे तौर पर बात वहां समझ में आ जाएगी। अगर मैंने एग्जांपल लिखा Cu के साथ कॉपर धातु के साथ अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और एंटी आयन के रूप में क्या है, क्लोराइड प्रेजेंट है। इसी तरह मैंने लिखा कि पोटेशियम एंटी आयन के रूप में प्रेजेंट है और Ag के साथ Cn के 2 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। मैंने लिखा कोबाल्ट के साथ ब्रोमीन के 2 एटम और साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल और Cl है वो एंटी आयन के रूप में है। तो अगर हम बात करें इनके अंदर तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सर हमें तो कोई डिफरेंस कोई ज्यादा, चलो बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन तीनों में ही है। लेकिन हम बात करें तो मेटल के साथ ये क्या है, लिगेंड है। यहाँ मेटल के साथ लिगेंड है, यहाँ मेटल के साथ लिगेंड। अच्छा सर, यहाँ आप ये कहना चाहते हो कि इसमें तो वन टाइप के लिगेंड है, यानी एक ही प्रकार के लिगेंड है। हाँ सर, ये तो हमें दिख रहा है कि इसमें एक 4 अमोनिया है, इसमें 2 साइनाइड है और इसमें ध्यान दोगे अगर आप तो मोर देन वन टाइप के लिगेंड है, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड है, एक से अधिक प्रकार के हैं। ठीक है सर, यानी यही होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक है क्या? बिल्कुल, आप अच्छी तरह समझ गए कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिंक्ड या बॉन्डेड विद वन टाइप लिगेंड। ऐसा उपसंयोजक संकुल जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है वो एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है, होमोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक क्या हो जाएगा? द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल बॉन्डेड विद या लिंक्ड विद मोर देन वन टाइप लिगेंड्स इज नोन एज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, यानी जिसमें एक ही लिगेंड हो, यानी एक ही टाइप के लिगेंड हो। अब वो चार भी संख्या में 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन टाइप एक ही होगा। जैसे इसमें एमीन है, इसमें साइनो है, इसमें क्या हो गया, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हो गए। तो अगर मैं एक तो एग्जांपल और लिखूं तो आप पहचानिए कि इनके अंदर कौन सा होमोलैप्टिक है और कौन सा हेट्रोलैप्टिक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ये, इसके अलावा मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने ये वाला, और एग्जांपल लिखूं तो मैंने लिखा निकल के साथ पिरिडीन भी है, एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन है, अमोनिया भी है और ये है। इसके अलावा जैसे मैंने लिख दिया क्रोमियम के साथ एक्वा के 4 मॉलिक्यूल, एमीन के 2 मॉलिक्यूल और Br2 एंटी आयन के रूप में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन से होमो है, कौन से हेट्रोलैप्टिक है? सर ये मेटल है, यहाँ ये मेटल है, सेंट्रल मेटल, इसके साथ एक ही प्रकार का
एक ही प्रकार का लिगेंड है और एक प्रकार का लिगेंड जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, इसमें भी ध्यान से देखोगे तो एक ही टाइप के हैं, दोनों में वन टाइप के लिगेंड है, एक ही प्रकार के लिगेंड है, तो कौन से हो गए ये? होमोलैप्टिक। इसकी अगर बात करूं तो ये सेंट्रल मेटल है इन दोनों के अंदर। इन सेंट्रल मेटल में पिरिडीन भी है, एथेन 1,2 डाइएमीन भी है, एमीन भी है, एक्वा भी है और एमीन, यानी ये दोनों में क्या है? मोर देन, दोनों में क्या है? मोर देन वन टाइप, यानी एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है। दोनों में क्या है? एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है, इसलिए ये क्या हो गए दोनों? हेट्रोलैप्टिक। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि होमोलैप्टिक क्या होता है और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है सर, ये तो हमारे समझ में आ गया। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे इसका पूरा हिंदी में लिखूं मैं, समन्वय बहुफलक। अच्छा सर, बहुफलक मतलब फेस हो जिसके बहुत सारे। अच्छा सर, ज्यामिति की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ ज्यामिति की, ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। तो सीधी सीधी बात बोलते हैं, हम आकृति की बात कर रहा हूँ। इनकी कैसी आकृति होगी? आकृति से मतलब क्या है? पहले ये समझो कि मेटल होगा, मेटल के साथ क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ चुके हैं कि किसी के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है। तो ये लिगेंड है वो किस शेप में जुड़े हुए हैं, यानी किस आकृति में इसके साथ ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाएगी। और उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुफलक बोलेंगे, यानी स्पेशल अरेंजमेंट। क्या हो जाएगा? स्पेशल अरेंजमेंट। विशिष्ट त्रिविमीय व्यवस्था, विशिष्ट त्रिविमीय व्यवस्था। इसको विशिष्ट त्रिविमीय व्यवस्था को ही हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, यानी जो स्पेशल अरेंजमेंट। किसका स्पेशल अरेंजमेंट? ध्यान से सुनिएगा, किसका स्पेशल अरेंजमेंट? लिगेंड का। किसका? लिगेंड का। किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। यानी द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज या इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। यानी केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड की जो विशिष्ट त्रिविमीय व्यवस्था है, विशिष्ट त्रिविमीय व्यवस्था है, इसी को हम क्या बोलते हैं? समन्वय बहुफलक बोलते हैं। आपको अच्छी तरह डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी त्रिविमीय स्पेशल व्यवस्थाएं होती हैं, तो आपने बहुत सुन रखा होगा टेट्राहेड्रल। हाँ सर, चतुष्फलकीय जिसको अपने बोलते हैं, सुन रखा है सर। हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ते हैं, तो भी उसमें पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसके अलावा क्या है? स्क्वायर प्लेनर, यानी वर्ग समतलीय। इसके अलावा और बात करूं तो मैं पिरामिडल, यानी पिरामिडीय। और अगर मैं बात करूं, इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलकीय जिसको बोलते हैं अपने, अष्टफलकीय हो गई। इसके अलावा और बात करें ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। यही सारे क्या होते हैं? समन्वय बहुफलक होते हैं। अगर हम थोड़ा और इनको डिस्क्राइब करने का प्रयास करें तो देखते हैं हम, जैसे
मेटल है। मेटल के साथ अगर ये आप जानते हो, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, ये डैश वेज सॉलिड वेज यानी ठोस वेज और डैश वेज फॉर्मूला होता है। इसके अंदर ये क्या है, जो सॉलिड वाले हैं वो तो क्या है, टुवर्ड्स टू वीवर यानी जो देख रहा है इसको उसकी ओर है, और ये क्या है, अवे फ्रॉम वीवर यानी देखने वाले से दूर है, और ये क्या है, उसी प्लेन में है। तो ये लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये लिगेंड चारों तो क्या है, स्क्वायर की शेप में है। ये चारों क्या है, स्क्वायर की शेप में है। और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाले दोनों पिरामिड शेप में यहाँ पर क्या बना रहे हैं, चार फलक बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फेस तो आपको ये दिख रहा है, और दूसरा फेस आपको इसके सामने दिख रहा है, ये वाला। और दो फेस क्या, एक ही है फ्रंट में, एक बैक में है। तो ये चार फेस है, इसी तरह ये चार क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी शेप क्या कहलाती है, ऑक्टाहेड्रल। दोबारा देखेंगे इसको थोड़ा सा, अष्टफलकीय बोलते हैं इसको। यानी मेटल के साथ चार तो क्या है, एक तल में है इस तरह, और दो क्या है, इसके पिरामिड में है। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, चार तो फेस ऊपर हो जाएंगे, फोर फेस, और फोर क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर हो जाएंगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप भी होती है। अगर हम बात करें स्क्वायर पिरामिडल की, तो स्क्वायर पिरामिडल में मेटल के साथ क्या हो जाएगा, ये चार तो वही वापिस उसी तरह क्या हो जाएंगे, एक ही तल में हो जाएंगे। ये चारों में से एक ही इन तल में हो गए, और ये क्या हो गया, पिरामिड हो गया। तो ये यहाँ पर क्या है, स्क्वायर शेप हो गई, और ये क्या हो गया, पिरामिड की तरह इसके साथ उपस्थित है। अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो मेटल है, मेटल के साथ चार लिगेंड क्या है, एक ही तल में जुड़े हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, वो होता है टेट्राहेड्रल। दो लिगेंड दो लिगेंड तो जिसमें क्या जुड़े हुए हैं, एक ही प्लेन में जुड़े हुए हैं। एक क्या है, टुवर्ड्स टू वीवर यानी देखने वाले की तरफ है, और एक क्या है, अवे फ्रॉम वीवर यानी डैश फॉर्मूले से इसको अपने रिप्रेजेंटेशन द्वारा हम दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ये कौन सी शेप हो जाएगी, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। तो ये सारे क्या है, पॉलीहेड्रोन हैं, यानी समन्वय बहुफलक हैं, जिनके बारे में हमने देखा। ये मेनली क्या होता है, इनकी जो ज्यामिति होती है वो किस पर डिपेंड करती है, लिगेंड की संख्या पर डिपेंड करती है। लिगेंड की संख्या पर भी डिपेंड करती है, और इसके अलावा हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर भी डिपेंड करती है कि इनकी शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी या स्क्वायर। इसके बारे में हम अपने वीबीटी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर है वह इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अगर इसके बारे में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं EAN से। किससे लिखेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, प्रभावी परमाणु संख्या को EAN से। सबसे पहले इसको सिडविक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में पता लगाया। उसने EAN ज्ञात किया, किसके लिए ज्ञात किया, सेंट्रल मेटल के लिए। किसके लिए ज्ञात करते हैं, सेंट्रल मेटल के लिए, केंद्रीय धातु के लिए, चाहे वो परमाणु में हो चाहे वो आयन के रूप में हो। केंद्रीय धातु के लिए हम क्या करते हैं, सिडविक ने EAN कैलकुलेट किया। क्या किया, EAN को कैलकुलेट किया। इस EAN को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। ये जो फॉर्मूला है उसको हमें अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो EAN को अगर कैलकुलेट करना हो तो आप एटॉमिक नंबर लिखो। क्या लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो। किसका लिखे सर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक लिखो, नंबर लिखो मेटल का। मेटल एटम हो
या फिर आयन हो, दोनों में से कोई भी हो, उसका आपको एटॉमिक नंबर लिखना है। लिख लिया। उस एटॉमिक नंबर में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, और मेटल की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, या तो जीरो होगी यहाँ पर, या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसको आपको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इसके अंदर से। ठीक है सर, ये तो हमने कर दिया। इतना करने के बाद आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ध्यान देना। ऐड क्या करना है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समन्वय संख्या को हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, कितनी समन्वय संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हम EAN को कैलकुलेट करेंगे। EAN को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है धातु का, आपको क्या करना है, धातु का परमाणु क्रमांक लिखना है। धातु का क्या लिखना है, परमाणु क्रमांक लिखना है। उसमें से आपको ऑक्सीकरण अवस्था को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, ऑक्सीकरण अवस्था जो भी होगी इसकी कैलकुलेट करना मैंने पिछले लेक्चर में सिखा दिया है आपको। उस ऑक्सीकरण अवस्था को माइनस कर देना है। फिर इसमें आपको ऐड करना है। ऐड क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके, किसको, समन्वय संख्या को। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखा दिया है, नहीं देखा है किसी ने वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो धातु का परमाणु क्रमांक में से आप ऑक्सीकरण अवस्था घटा दीजिए और समन्वय संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, वही उसका क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। तो चलिए, बिना एग्जाम्पल के आपके ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा। हम सीखते हैं K4FeCN6 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। हमें दो चीजें अगर मिल जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाए यानी ऑक्सीकरण अवस्था मिल जाए, और दूसरी क्या मिल जाए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाए, ये दोनों मिल गए तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप EAN कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ क्या करना है, ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरा आपको क्या देखना है, समन्वय संख्या। चलिए तो हम देखते हैं इसकी समन्वय संख्या क्या है, और पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा आपके। तो ऑक्सीकरण अवस्था को कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि के पर क्या होता है, पोटेशियम का क्या होता है, +1 होता है। तो 4 हो गए तो 4 प्लस के हो गए। एक्स हमने इसका मान लिया प्लस में, एक 6 CN है, लेकिन एक CN पर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। टोटल पर चार्ज कितना है, 0 है। तो हम इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करेंगे। 4 + x - 6 = 0, x = 6 - 4, यानी x = क्या आ गया, +2। अगर इसके पास ध्यान से देखोगे तो Fe के पास चार्ज कौन सा है, +2 है। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई, +2 है। समन्वय संख्या कि कौन से लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट है यानी एक दंतुर है। कौन से हैं, एक दंतुर लिगेंड है। और एक दंतुर जितने होते हैं वही उसकी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसका समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 हो गई। फॉर्मूले में सीधा सीधा अप्लाई कर दीजिए, EN का मान ज्ञात हो जाएगा। EN क्या होता है, एटॉमिक नंबर। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर आप कितने आए, 2, वो माइनस कर दो। प्लस में क्या है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 6 है। इसको अगर माइनस करोगे 24, और ये क्या हो जाएगा 12, तो कितना आ गया, 36। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें Fe का जो EEN है यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या है, वो कितनी है, 36 है। सिडविक ने इसके बारे में बताया था कि अगर वो इनर्ट गैस जैसा प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हम, आपको पता है, एक एग्जाम्पल पर तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें कोई भी चीज को एकदम क्लियर करना है तो उसकी अच्छी सी एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पोटेशियम +1 है, Fe को x मान लेंगे और CN -6 हो जाएंगे। तो यहाँ पोटेशियम +1 होने के कारण +3 हो गया। तो x को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 -3 हो जाएगा। तो x यहाँ क्या है, आपकी बार 3 है, +3 है। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, EAN अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है, 26, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बार 3 है।
प्लस में 2 इंटू 6 है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 ही है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका 35 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा कोबाल्ट के साथ अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल और क्लोराइड को जोड़ दिया। तो यहाँ अगर बात करें तो इसका x मानते हैं, प्लस 6 इंटू 0 हो गया, प्लस माइनस का 3 हो गया क्योंकि एक क्लोरीन पर -1 होता है। तो x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +3 आ गया। ठीक है सर। अगर बात करें कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर की यानी समन्वय संख्या की, तो समन्वय संख्या की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एम एन अमोनिया एमीन भी क्या है, मोनोडेंटेट है यानी एक दंतुर है। तो बात करें अगर कोबाल्ट के अंदर तो कितना है एटॉमिक नंबर, 27 होता है, और 27 होता है, माइनस में क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस 2 इंटू 6 आ गया क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 24 प्लस 12 आ गया यानी कितना आ गया, 36, यानी इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक आपकी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो K2 Pt के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl6 जुड़ा हुआ है। तो +1 हो गया ये तो +2 हो गया, x इसका मान लिया, -6 हो गया, तो क्या हो गया, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो Pt का EAN कैलकुलेट करोगे तो 78 इसका एटॉमिक नंबर होता है, -4 हो गया, +2, यहाँ Cl क्या है, मोनोडेंटेट है, तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, इनका कैलकुलेट कर लेना है EAN। बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ इसका x मान लेते हैं, पिरिडीन 0 होता है, EN भी 0 होता है, अमोनिया भी 0 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो यानी x का मान क्या आ गया, +2। Ne कितना होता है, 28 होता है, 28 में से -2 कर दिया और प्लस में क्या कर दिया, 2 इंटू। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, पिरिडीन 1 रखता है, एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेड है तो 2 रखता है, अमोनिया 1 रखता है तो 4 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 26 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, और एग्जाम्पल देख करके भी, ZnOH की 4 -2, तो Zn x मान लिया, OH क्या होता है, -1 होता है, तो 4 इंटू -1 हो गया इक्वल टू -2 हो गया, तो x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 4 -2, यानी x बराबर क्या आ गया, +2। Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है, -2 हो गया, +2 इंटू, ये भी मोनोडेंटेड है यानी एक दंतुर है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, 36। इस प्रकार हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का EAN ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे टॉपिक। हमने पढ़ा है कि क्या होता है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, और क्या होता है इसके अंदर पॉलीहेड्रॉन, और कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा समराइज करते हैं कि द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज होमोलैप्टिक। ये हमारे एग्जाम्पल हमने देखे। द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल आयन इज लिंक्ड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, तो इसमें सारों में देखिए एग्जाम्पल में एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। वे संकुल यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हों और जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हों। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन यानी समन्वय बहुफलक, यानी समन्वय बहुफलक की अगर बात करें तो वो हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ज्योमेट्री से है, जैसे टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ये किस पर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट, लिगेंड्स की संख्या पर डिपेंड करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की विशिष्ट त्रिविमीय व्यवस्था क्या कहलाती है,
विशिष्ट त्रिविमीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं? समन्वय बहुफलक बोलते हैं। त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब क्या है? ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। जैसे चतुष्फलकीय हो गया, वर्ग समतलीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, अष्टफलकीय। अगर हम बात करें इन ज्योमेट्री की तो ये देखिए, यहाँ देखिए, ये चारों क्या है, एक स्क्वायर के अंदर है और ये कैसे है, पिरामिड शेप के अंदर है इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएंगे, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये ट्राइगोनल है, तो ट्राइगोनल की बात करेंगे तो ये त्रिकोणीय है, और त्रिकोणीय पर ये दोनों क्या है, पिरामिड की तरह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बात करें तो ये स्क्वायर की हो गया, और ये क्या हो गया, पिरामिड हो गया, तो ये स्क्वायर पिरामिडल है। ये चारों स्क्वायर रूप में जुड़े हुए हैं, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप में है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप में जुड़े हुए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कैसी शेप, इनकी शेप किस प्रकार होती है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करी तो सिडविक ने इसके बारे में बताया। धातु परमाणु या आयन के लिए ज्ञात किया। सूत्र क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज्ञात कर लिखना है, सबसे पहले परमाणु क्रमांक लिखना है, उसमें से माइनस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था, फिर प्लस करना है 2 इंटू यानी 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल हमने देखे कि के फॉर एफिशिएंसी के अंदर ये बात, एक्स का हमें कैसे कैलकुलेट करना है पिछले अपने वीडियो में देख चुके हैं, और एटॉमिक नंबर आपको पता ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहाँ से, मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उतने ही हो जाएंगे जितने मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, और बाइडेंटेड लिगेंड के लिए दुगुना करना है, ट्राई के लिए 3 गुना करना है, तो ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा। K3 का हमने देख लिया। CONH3 इसके लिए बात करें तो CO के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। NH3 मोनोडेंटेड है तो 6 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो 6 प्लस 0 -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये -2 कर देंगे, और मोनोडेंटेड है तो ये, तो इस प्रकार हमने ये सारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में देखा। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।